नमस्कार साथियों, मैं सानवी इंस्टीट्यूट की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे हमने इस टॉपिक के वन लाइनर क्वेश्चंस और मेंस के लिए क्वेश्चन ले रखे हैं, तो काफ़ी बड़ा टॉपिक है, आराम से पढ़ते हैं। चलो देखते हैं हर एक लाइन को। केंद्रीय मंत्रिपरिषद, सेंट्रल काउंसिल मिनिस्टर क्या होती है, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम, ठीक है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद परिचय, इंट्रोडक्शन टू द सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। भारत सरकार की संसदीय प्रणाली। कौन-सी प्रणाली है? संसदीय प्रणाली। पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है। कौन से मॉडल पर आधारित है? ब्रिटिश मॉडल पर। जो हमने ये पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से, ठीक है। कार्यपालिका का वास्तविक नियंत्रण प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के पास होता है। किसके पास होता है? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के पास। मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद का कार्य क्या होता है? राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देना। क्या देते हैं ये? राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देते हैं। एग्जाम्पल जैसे स्कूल में प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के नीचे टीचर्स होते हैं, वैसे ही राष्ट्रपति के नीचे वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री और उसके मंत्री संभालते हैं। जैसे स्कूल में प्रिंसिपल है ना, बाकी टीचर उनके नीचे होते हैं, तो वैसे ही ये होते हैं बने प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, ठीक है। उसका हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ से लिया है? इस मॉडल से। अनुच्छेद 74 और 75 संवैधानिक प्रावधान के अनुच्छेद 74 में बोलते हैं राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के हेतु मंत्रिपरिषद होती है। राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह माननी अनिवार्य है। राष्ट्रपति को किसकी सलाह मानना जरूरी होती है? मंत्रिपरिषद की सलाह को मानना जरूरी होता है। 75 में बोला मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, सामूहिक उत्तरदायित्व, शब्द और अहर्ता, वेतन भत्तों आदि का प्रावधान बताया गया है। 75 में उनके शब्द के बारे में बताया हुआ है, एलिजिबिलिटी के बारे में बताया हुआ, वेतन और भत्तों के बारे में बताया गया है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे क्रिकेट टीम में कप्तान निर्णय लेते हैं, लेकिन टीम सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होती है। मतलब जैसे कप्तान निर्णय लेता है ना, परंतु क्या होता है, जीत होती है तो सामूहिक रूप से होती है, ठीक है। उत्तरदायी होती है, टीम पूरी उसकी रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। वैसे ही मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट स्लाइड। मंत्रिपरिषद की विशेषताएं। की फीचर्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी मंत्री प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करते हैं। क्या करते हैं? वो कार्य किसके अधीन करते हैं? प्रधानमंत्री के। सामूहिक उत्तरदायित्व, कोलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? पूरी मंत्रिपरिषद जो होती है संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति? सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। राष्ट्रपति की सहायता व सलाह। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। राष्ट्रपति जो कार्य करेगा किससे करेगा? मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा। न्यायालय सलाह की समीक्षा नहीं कर सकता, ठीक है। मंत्रिपरिषद की दी गई सलाह पर न्यायिक समीक्षा संभव नहीं है। मतलब जो वो मंत्री राष्ट्रपति को सलाह देते हैं, उस पे क्या करता है? न्यायालय समीक्षा नहीं कर सकता है। जुडिशली नॉन रिव्यूबिलिटी होती है उसकी, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे घर के बड़े फैसले कौन लेता है? परिवार मिलकर लेते हैं, लेकिन बाहर वालों को वो चर्चाएं नहीं बताई जाती। वैसे ही मंत्रिपरिषद की सलाह को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ठीक है। तो राष्ट्रपति जो भी काम करेगा वो उनकी सलाह के अकॉर्डिंगली काम करेगा, मंत्रिपरिषद की। अनुच्छेद 75 में क्या बोला गया? मंत्रियों की नियुक्ति एवं संख्या। मंत्रियों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट एंड स्ट्रेंथ ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में बता रहा है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। पर प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्य करेगा। प्रधानमंत्री जिन जिन को बोलेगा इनको बनाओ, उन्हीं को बना सकता है, ठीक है। 91वां संविधान संशोधन 2003 के अनुसार मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की 15% से अधिक नहीं हो सकती। इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ठीक है, याद करना। 91वां संविधान संशोधन 2003 में क्या बोला गया? मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% से अधिक नहीं होगा। जैसे क्रिकेट टीम में कप्तान का चयन समिति नियुक्त करती है। चयन समिति जो होती है ना, तो वो होती है, ठीक है। क्रिकेट टीम में कप्तान को चयन समिति नियुक्त करती है और बाकी खिलाड़ियों के चयन में कप्तान की राय मानी जाती है। वैसे ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। बेसिकली वही बता रहा है, जैसे कप्तान
कप्तान की जो इसका कप्तान चयन समिति के साथ बैठता है ना, तो अन्य खिलाड़ियों की नियुक्ति करवाता है वो। उसी तरह ये अपने मिनिस्टर साथ में बैठेंगे, प्रधानमंत्री बोलेगा उनको ही उनको बताना पड़ता है। मंत्री पद की अर्हता और कार्यकाल दल बदल के आधार पर संसद सदस्यता से अयोग्य घोषित व्यक्ति मंत्री पद के लिए अयोग्य हो। डिफेक्शन के आधार पर क्या होगा, संसद सदस्यता से अयोग्य घोषित व्यक्ति मंत्री पद से अयोग्य हो जाएगा। मतलब जिसपे दल बदल का जो विद्रोह लगा हुआ है, जिसके ऊपर वो मंत्री क्या होगा, अयोग्य हो जाएगा। मंत्रीगण राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं। मंत्रीगण जो भी होते हैं प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पर पद धारण करते हैं। यदि कोई मंत्री लगातार 6 महीने तक संसद सदस्य नहीं बनता तो वह मंत्री पद पर नहीं रह सकता। कोई मंत्री जो है 6 महीने तक क्या होता है, संसद का सदस्य नहीं बनता तो क्या कर सकता है, 6 महीने तक वो मंत्री रह सकता है। राष्ट्रपति सभी मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। कौन दिला रहा है, राष्ट्रपति। एग्जाम्पल, जैसे कोई खिलाड़ी टीम में रहते हुए भी अगर नियम तोड़ता है तो उसे टीम से बाहर कर दिया जाता है। वैसे ही दल बदल करने पर मंत्री भी पद पर नहीं रह सकता। समझ आ गई बता बात ये। जैसे कोई खिलाड़ी है ना जो रूल एंड रेगुलेशन को तोड़ता है तो उसको टीम से बाहर कर देते हैं, बोल रहे हैं। वैसे इनके लिए होता है कि जो मंत्री होते हैं ना, जो दल बदल का विद्रोह विद्रोह करते हैं तो उनको बाहर निकाल देते हैं। ठीक है। उत्तरदायित्व एवं वेतन भत्ते, ठीक है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। मंत्रियों का वेतन एवं भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ है, यदि मंत्रिपरिषद का कोई भी मंत्री संसद का विश्वास खो देता है तो पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। मतलब कोई भी मंत्री जो है ना, एक मंत्री जो संसद में विश्वास खो देता है ना, तो पूरी मंत्रिपरिषद को क्या करना पड़ता है, इस्तीफा देना पड़ता है। एग्जाम्पल, जैसे स्कूल में प्रिंसिपल और टीचर मिलकर जिम्मेदार होते हैं। अगर गलती होती है तो प्रिंसिपल अकेला नहीं, पूरा स्टाफ जवाबदेह होता है। वैसे ही मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है। ये एग्जाम्पल आपके लिए लेके आया हूं ताकि आपको थोड़ा इजीली समझ आए। ये तो आपके दिल्ली की एग्जाम्पल है, प्रिंसिपल और स्कूल में टीचर्स वाली। ठीक है। आर्टिकल 78 मंत्री प्रधानमंत्री के संवैधानिक कर्तव्य क्या क्या हैं। प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य होगा कि राष्ट्रपति को संघ के प्रशासन के संबंधित सभी मामलों की जानकारी दे। यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी काम चल रहा है उसके रिलेटेड क्या होगा, वो प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति को बताएगा। मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए निर्णयों की सूचना राष्ट्रपति को दे। मंत्रिपरिषद ने जो भी निर्णय लिए हैं उनकी सूचना किसको देगा, राष्ट्रपति को। विधायन से संबंधित प्रस्तावों के लिए राष्ट्रपति को सूचित करें। जैसे आपने देखा होगा ना, ये जो बाहर हुआ था अभी संदूर ऑपरेशन, तो हमारे प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति के पास गए थे बताने के लिए। तो ऐसा ही होता है कि राष्ट्रपति को हर चीज बतानी पड़ती है इनको। ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे कंपनी का सीईओ अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सभी महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी देता है, वैसे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को मंत्री के निर्णयों की जानकारी देता है। ठीक है। ये आप इसको लिंक करके पढ़िए तो आपको जल्दी समझ आएगा। अगली स्लाइड है। राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सूचनाओं पर प्रधानमंत्री का कर्तव्य। राष्ट्रपति ने कुछ सूचना मांगी है, उस पर प्रधानमंत्री की क्या जिम्मेवारी है, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। संवैधानिक प्रावधान है ये। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है ये। प्रधानमंत्री का ये आवश्यक कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को संघ के प्रशासन तथा विधायन के प्रस्तावों से संबंधित सभी आवश्यक सूचनाएं समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराए। ठीक है। आवश्यक कर्तव्य है इनका, क्या करता है ये, राष्ट्रपति को संघ के प्रशासन विधायन के प्रस्तावों से संबंधित सभी आवश्यक सूचनाएं समयबद्ध रूप से उपलब्ध करवाए। राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि वे किसी भी महत्वपूर्ण नीति निर्माण या प्रशासनिक विषय का विवरण मांग सकता है। क्या कर सकता है वो, निर्णय या प्रशासनिक विषय का विवरण मांग सकता है। प्रधानमंत्री इस दायित्व से विमुख नहीं हो सकता क्योंकि ये अनुच्छेद 78 के तहत संवैधानिक उत्तरदायित्व है। ठीक है। ये मतलब अपनी मर्जी से मतलब सोचेगा कि मैं नहीं बताऊंगा, ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अनुच्छेद 73 में ये संवैधानिक उत्तरदायित्व है, उसकी जिम्मेवारी है उसको राष्ट्रपति को ये चीजें बतानी है। गवर्नेंस प्रोस्पेक्टिव क्या है, शासन दृष्टिकोण से महत्व। ये प्रावधान कार्यपालिका में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी विद एग्जीक्यूटिव
निश्चित करता है। राष्ट्रपति को राज्य प्रमुख की भूमिका में संघ के प्रशासन पर सतत निगरानी का अवसर मिलता है। ये व्यवस्था संसदीय प्रणाली में संतुलन बनाए रखने हेतु स्थापित की गई है। इसलिए रखी गई है, संसदीय प्रणाली में क्या करती है, ये संतुलन बनाए रखती है, ठीक है। कार्यपालिका में पारदर्शिता बनती है। जब वो सारी एक चीज़ उसको बताएगा तो उससे पारदर्शिता तो बनेगी ना, ट्रांसपेरेंसी तो बनेगी। ये बातें बोल रहा है, ठीक है। सरल उदाहरण क्या है, जैसे किसी कंपनी में चेयरमैन, मान लीजिए राष्ट्रपति, अपने सीईओ से प्रोजेक्ट की स्थिति रिपोर्ट और फ्यूचर प्लान के बारे में अपडेट मांगता है और सीईओ को उन्हें विस्तार से सूचित करना होता है। उसी प्रकार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई प्रत्येक सूचना को प्रदान करने हेतु बाध्य होता है। मतलब राष्ट्रपति ने कोई सूचना मांगी है तो उसको देनी ही पड़ेगी, जैसे सीईओ मांगता है, ठीक है? चेयरमैन अपने सीईओ से मांगता है, ठीक है। राष्ट्रपति की पुनर्विचार शक्ति क्या है, यदि राष्ट्रपति चाहे तो किसी ऐसे मामले को मंत्रिपरिषद के विचारार्थ के लिए भेज सकता है जिस पर किसी मंत्री द्वारा निर्णय लिया जा चुका है, ठीक है। राष्ट्रपति जो हो उसका दिल करेगा तो क्या मंत्री परिषद के कोई मामला है उसको क्या करेगा, मंत्री परिषद के विचारार्थ के लिए भेज सकता है। मान लीजिए किसी मंत्री के द्वारा जो निर्णय लिया जा चुका है लेकिन मंत्री परिषद ने उस पर सामूहिक रूप से विचार नहीं किया है। मान, इसका एग्जाम्पल समझाता हूँ आपको। कोई मामला है, कोई अकेला मंत्री क्या है, उसने वो उस मामले को आगे फॉरवर्ड कर दिया है राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति क्या करेगा, उस मामले को मतलब भेज सकता है दोबारा से और बोलेगा कि पूरी मंत्रिपरिषद इस पे विचार करो, उसके बाद मुझे भेजो, ठीक है। आगे बोल रहे हैं, इससे राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के निर्णय पर विचार मंगवाने की शक्ति प्राप्त होती है, परंतु अंतिम निर्णय मंत्रिपरिषद का ही होगा। किसका होगा, मंत्रिपरिषद का ही होगा। एग्जाम्पल, जैसे कोई कंपनी का एमडी किसी मैनेजर द्वारा लिए गए निर्णय पर पुनर्विचार के लिए पूरी टीम्स में चर्चा करने को कह सकता है, वैसे ही राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के पुनर्विचार करवा सकता है। तो जैसे एमडी कर रहा है ना, वैसे ही राष्ट्रपति भी कर सकता है। क्योंकि कोई भी निर्णय कुछ अकेला ले रहा है तो उसको लग सकता है ना कि यार ये अच्छा नहीं है, इसको और बेटर तरीके से ले सकते हैं, तो कर सकता है ऐसे। आर्टिकल 88 में संसद में मंत्रियों के अधिकार। प्रत्येक मंत्री को चाहे वह संसद के किसी भी सदन, लोकसभा, राज्यसभा का सदस्य हो या ना हो, संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार प्राप्त होगा। क्या होगा, उसको बोलने का अधिकार प्राप्त होगा। वह संसद की कार्रवाई में भाग लेंगे लेने में सक्षम होगा। संयुक्त बैठक तथा किसी भी संसदीय समिति में यदि वह उसका सदस्य है भाग ले सकता है। आर्टिकल 88 में क्या बोला गया, प्रत्येक मंत्री चाहे वह संसद के किसी भी सदन, संसद का सदन क्या होता है, लोकसभा, राज्यसभा का सदस्य हो या नहीं हो, संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार प्राप्त होता है उसको, ठीक है। वह संसद की कार्रवाई में भाग लेने में सक्षम होगा। संयुक्त बैठक तथा किसी भी संसदीय समिति में यदि वह उसका सदस्य है भाग ले सकता है, ठीक है। आर्टिकल 74 मंत्रियों की सलाह की बाध्यता क्या है। अनुच्छेद 74 में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद का प्रावधान है जो राष्ट्रपति को कार्य के लिए सलाह देती है। आर्टिकल 42 में संविधान संशोधन और 44वें संविधान संशोधन अधिनियमों में राष्ट्रपति के लिए मंत्री प्रतिशत की सलाह जो है बाध्यकारी बना दी गई है। मतलब आप एक बार जब सलाह को वापस भेज रहे हो, जब दूसरी बार उसने वो भेज दिया सेम ही जो उसने विधेयक भेज दिया है तो उसको मानना ही पड़ेगा। ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, 42वां और 44वां, ठीक है, इसमें बोला गया है, ठीक है। नेक्स्ट, मंत्रिपरिषद की दी गई सलाह की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। ये व्यवस्था राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच गोपनीय और विश्वासपूर्ण संबंध पर आधारित होती है। एग्जाम्पल, जैसे कंपनी में एमडी अपने बोर्ड को सलाह के अनुसार ही निर्णय लेता है, वैसी स्थिति में राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच होती है। न्यायालय की व्याख्या, मंत्रियों की सलाह और राष्ट्रपति की संतुष्टि। 1971 में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि लोकसभा भंग होने पर भी मंत्रिपरिषद का अस्तित्व बना रहेगा। लोकसभा भंग हो गई ना, तब भी मंत्रिपरिषद बनी रहेगी। राष्ट्रपति अपनी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग बिना मंत्रिपरिषद की सलाह और सलाह के नहीं कर सकता, ठीक है। प्रयोग बिना मंत्रिपरिषद की सलाह और सलाह के नहीं कर सकता, ठीक है, राष्ट्रपति जो। 1974 में न्यायालय ने कहा, संविधान में जहां जहां राष्ट्रपति की संतुष्टि की बात कही गई है उसका अर्थ व्यक्तिगत संतुष्टि नहीं है बल्कि मंत्रिपरिषद की सामूहिक संतुष्टि क्या होगी।
यदि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना कोई निर्णय लेता है तो वह असंवैधानिक होगा और अनुच्छेद 74 का उल्लंघन माना जाएगा। इस अनुच्छेद का 74 का एग्जाम्पल, जैसे स्कूल में प्रिंसिपल किसी निर्णय को टीचर की सहमति के बिना लागू नहीं कर सकता, वही वैसे ही राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना कार्य नहीं कर सकता। ठीक है, तो राष्ट्रपति को क्या करना है, जो भी कार्य करेगा मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार करेगा। प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, अनुच्छेद कौन सा है, 75। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। अन्य मंत्री की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर कौन कर रहा है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री बना सकता है जिन्हें प्रधानमंत्री अनुशंसा करता है। उदाहरण, 2019 में राष्ट्रपति ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया और उनकी सलाह पर अन्य मंत्रियों को नियुक्ति की। ठीक है, 2019 की बात कर रहा है ये। संसद सदस्यता एवं 6 माह की शर्त। आमतौर पर मंत्री बनने के लिए संसद सदस्य होना चाहिए, मतलब लोकसभा और राज्यसभा का। यदि कोई गैर सांसद मंत्री बनता है, गैर सांसद, तो 6 माह के भीतर संसद की सदस्यता लेनी होगी। कितने माह के भीतर, 6 माह। इंपॉर्टेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। यदि 6 माह में सदस्यता नहीं लेता तो मंत्री पद समाप्त हो जाएगा। 2014 में स्मृति ईरानी को राज्यसभा के माध्यम में संसद सदस्यता दिलाएगी जब वे मंत्री बनी। ठीक है, 6 महीने के लिए। मंत्रियों की शपथ, पद एवं गोपनीयता, अनुच्छेद 75 का 4। शपथ, पद की शपथ, संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेगा, अखंडता की रक्षा और निष्पक्ष कार्य करेगा। गोपनीयता, मंत्री के रूप में प्राप्त गोपनीय जानकारी उजागर नहीं करेगा। उप प्रधानमंत्री की शपथ विवाद, देवीलाल केस 1990 में क्या बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा उप प्रधानमंत्री केवल बदनाम है, असंवैधानिक नहीं। 2019 में राजनाथ सिंह ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। राजनाथ ने, उप प्रधानमंत्री का कोई संवैधानिक उल्लेख नहीं है। मंत्रियों के वेतन व भत्ते, वेतन व भत्ते संसद समय समय पर निर्धारित करती है। कौन कर रही है, संसद। मंत्रियों को सांसद के वेतन अतिरिक्त क्या क्या मिलता है, मंत्री व्यय भत्ता मिलता है, मुफ्त सरकारी आवास मिलता है, यात्रा भत्ता मिलता है, स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती हैं। उदाहरण, केंद्रीय मंत्री को दिल्ली में सरकारी आवास, मुफ्त चिकित्सा और यात्रा सुविधाएं मिलती हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व का संवैधानिक आधार, आर्टिकल 75। भारत का संसदीय प्रणाली का मूल सिद्धांत क्या है, सामूहिक उत्तरदायित्व। अनुच्छेद 75(3) में कहा गया मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। मंत्रिपरिषद एक दल की तरह कार्य करती है और सभी मंत्री अपने कार्यों के लिए संयुक्त रूप से जिम्मेवार होते हैं। किसके लिए, संयुक्त रूप से जिम्मेवार होते हैं। तो ये हमने भी पढ़ा ना, सामूहिक रूप से उत्तरदायी। तो मंत्रिपरिषद किससे किसके प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर क्या होता है, सभी मंत्रियों को त्याग पत्र देना पड़ता है। इसमें राज्यसभा के मंत्री भी शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए 1979 में मोरारजी देसाई सरकार अविश्वास प्रस्ताव के बाद गिर गई। ठीक है, किसकी सरकार, मोरारजी देसाई सरकार अविश्वास प्रस्ताव के बाद क्या हुआ, गिर गई। नेक्स्ट, परिषद के निर्णयों की बाध्यता। परिषद के निर्णय सभी मंत्रियों के लिए बाध्यकारी होते हैं, चाहे वे निर्णय के पक्ष में हो या ना हो। ठीक है, सभी मंत्रियों के लिए क्या होंगे, बाध्यकारी होंगे। संसद के भीतर और बाहर मंत्रियों का कर्तव्य है कि मंत्री परिषद के निर्णयों का समर्थन करें। संसद के भीतर और बाहर क्या हो, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको मंत्री परिषद के निर्णयों का समर्थन करना पड़ेगा। असहमति होने पर मंत्री को त्याग देना होगा। उदाहरण के लिए 1953 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल पर मतभेद के कारण इस्तीफा दिया। 1956 सीडी देशमुख ने राज्यों के पुनर्गठन नीति पर मतभेद के चलने त्याग पत्र दिए। जब मतलब उन्हें मतभेद हो रहा है तो उनको त्याग पत्र देना पड़ेगा। मतलब मंत्री परिषद में जो भी निर्णय लिए होंगे उनको मानने पड़े। सामूहिक उत्तरदायित्व, लोकसभा विघटन की सलाह और राष्ट्रपति का विवेक। मंत्री परिषद राष्ट्रपति को लोकसभा विघटन की सलाह दे सकती है यदि उसे लगता है कि सदन जनमत का सही प्रतिनिधि नहीं कर रहा। ठीक है,
राष्ट्रपति के मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को लोकसभा विघटन की क्या दे सकता है, सलाह दे सकती है। यदि उसे लगता है कि सदन क्या है, जनमत का सही प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है, परंतु राष्ट्रपति विश्वास मत खो क्योंकि मंत्रिपरिषद की सलाह मानने हेतु बाध्य नहीं है। कि यदि मंत्रिपरिषद ने अपना विश्वास खो दिया है ना, तो राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। ये राष्ट्रपति का विवेकाधीन क्षेत्र है। उदाहरण 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार अविश्वास प्रस्ताव हारने के बाद लोकसभा विघटन की सिफारिश की थी। ठीक है। जब अविश्वास हो गया था तो उन्होंने क्या बोला कि लोकसभा विघटन कर दो। जब तक सरकार के पास लोकसभा का विश्वास है, राष्ट्रपति उनकी सलाह मानेगा। मतलब जब सरकार के पास लोकसभा में विश्वास है, तब तक ही राष्ट्रपति उनकी सलाह मानेगा। लेकिन सरकार विश्वास खो देती है, तब राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है, वह खुद फैसला करता है। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व क्या होता है? अनुच्छेद 75। मंत्री राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं। व्यक्तिगत, ठीक है। सामूहिक कौन किसके प्रति? सामूहिक रूप से लोकसभा। राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को प्रधानमंत्री की सलाह पर पद से हटा सकता है। किसकी सलाह से? मंत्री की। इसकी प्रधानमंत्री की। व्यक्तिगत उत्तरदायी का अर्थ है यदि कोई मंत्री अपने कर्तव्य में लापरवाही करता है तो उसे पद से हटाया जा सकता है। उदाहरण क्या है? भ्रष्टाचार या नैतिकता के आधार पर कई मंत्रियों से इस्तीफा लिया गया, जैसे अश्वनी कुमार 2013 कोल ब्लॉक आवंटन विवाद में। ब्रिटेन में विधिक उत्तरदायित्व। 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ब्रिटेन में विधिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत क्या है? ब्रिटेन में राजा के प्रति आदेश पर संबंधित मंत्री के हस्ताक्षर अनिवार्य हैं। यदि आदेश कानून का उल्लंघन करता है तो मंत्री उत्तरदायी होता है, ना कि राजा। ठीक है। ब्रिटेन में क्या होता है? कानून का यदि उल्लंघन होता है तो मंत्री उत्तरदायी होता है, राजा नहीं होता। ब्रिटिश में सिद्धांत में क्या बोला गया? किंग कैन कैन डू नो नो रॉन्ग। मतलब जो राजा होता है वो कभी गलत नहीं होता, इसलिए राजा पर न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। विधिक उत्तरदायित्व मंत्री पर डाला जाता है। किस पे? मंत्री पे। वह अदालत में जवाबदेह होता है। ये कहाँ पे बताया गया? ब्रिटेन की बात कर रहा है। राजा कभी भी गलत नहीं होता। कोई भी विधिक उत्तरदायित्व की बात आएगी तो मंत्री को पकड़ा जाएगा। भारत में विधिक उत्तरदायित्व की स्थिति। अब भारत के बारे में पढ़ लेते हैं। भारत के संविधान में मंत्रियों के लिए किसी भी प्रकार की लीगल जिम्मेदारी नहीं, पाबंद नहीं है, विधिक जिम्मेदारी नहीं है। राष्ट्रपति द्वारा जनहित में जारी आदेश पर मंत्री का हस्ताक्षर जरूरी नहीं। मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की न्यायालय में समीक्षा नहीं की जा सकती। ठीक है। मंत्रिपरिषद केवल सामूहिक और व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी है। लोकसभा सामूहिक, किसके लिए? लोकसभा। व्यक्तिगत राष्ट्रपति। ठीक है। विधि कोई भी उत्तरदायित्व नहीं है। ठीक है। वेद ब्रिटेन में मंत्री न्यायालय के समक्ष जवाब दे। भारत में केवल राजनीति उत्तरदायित्व है, विधिक नहीं। ब्रिटेन और भारत का डिफरेंस करें तो राजा के आदेश पर मंत्री हस्ताक्षर करता है, राष्ट्रपति के आदेश पर मंत्री का हस्ताक्षर जरूरी नहीं। मंत्री कानून उल्लंघन पर कार्य में जवाबदेह है। मंत्री की सलाह पर न्यायालय जांच नहीं कर सकता। द किंग कैन नॉट डू नॉट रॉन्ग। राष्ट्रपति की कानूनी कार्रवाई आर्टिकल 366 हमने पढ़ा था ना, कि जो उसने कार्य किया है उसके लिए उसको जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते।
आगे मंत्रिपरिषद की श्रेणियाँ क्या होती है? मंत्रिपरिषद में 3 संवैधानिक श्रेणी होती है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और सहयोगी। उप मंत्री होता है प्रमुख कौन? प्रधानमंत्री। अंतर क्या होता है इनके? अंतर पदक्रम में अंतर होता है, वेतन में भी इनका अंतर होता है, अधिकार इनके क्षेत्र अलग अलग होते हैं, राजनीतिक महत्व। ये सारे क्या मंत्रिपरिषद की श्रेणियां होती हैं, ठीक है। कैबिनेट मंत्री महत्वपूर्ण मंत्रियों का प्रभार गृह, रक्षा, वित्त और विदेश। गृह, रक्षा, वित्त और विदेश। कैबिनेट की सदस्य नीति निर्धारण में निर्णायक भूमिका। उत्तरदायित्व का क्षेत्र क्या होता है? संपूर्ण केंद्र सरकार। उदाहरण क्या? गृह मंत्री। कैबिनेट मंत्री क्या होता है? महत्वपूर्ण मंत्रालयों का प्रभार होता है, ये प्रभारी होता है किसका? जैसे गृह मंत्री है, रक्षा हो गया, वित्त हो गया, विदेश। कैबिनेट का सदस्य नीति निर्धारण में निर्णायक भूमिका, ये क्या करते हैं? नीति निर्धारण में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। उत्तरदायित्व का क्षेत्र संपूर्ण केंद्र सरकार का होता है। उदाहरण गृह मंत्री, ठीक है। राज्य मंत्री में क्या होता है? 2 प्रकार, स्वतंत्र प्रभार, कैबिनेट मंत्री जैसी शक्तियां पर कैबिनेट सदस्य नहीं, ठीक है। स्वतंत्र प्रभाव क्या होता है? कैबिनेट मंत्री जैसी शक्तियां पर कैबिनेट मंत्री नहीं होते। तो राज्य मंत्री होते हैं स्वतंत्र प्रभाव का, कैबिनेट मंत्री जैसी शक्तियां तो होती हैं पर इनको क्या बोलते हैं? कैबिनेट सदस्य नहीं होते ये। सहयोग सहयोगी राज्य मंत्री। सहयोगी राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री के अधीन विभाग विशेष कार्य क्या करता है? ये कैबिनेट मंत्री के अधीन क्या करता है? कार्य करता है। कैबिनेट बैठक में केवल विशेष निमंत्रण पर आता है ये सहयोगी मंत्री जो होता है ना, जब बुलाएंगे तभी आएगा, अपनी मर्जी से नहीं आ सकता वो। उपमंत्री क्या होता है? स्वतंत्र प्रभार नहीं होता। कैबिनेट पब्लिक राज्य मंत्री के प्रशासनिक व संसदीय कार्य में सहयोग करता है। इसको कैबिनेट और राज्य मंत्री के प्रशासनिक व संसदीय कार्य में सहयोग करता है। कैबिनेट सदस्य नहीं बैठक में भाग नहीं लेते, मतलब कैबिनेट सदस्य नहीं होते, बैठक में भी ये भाग नहीं। संसदीय सचिव अंतिम श्रेणी, विभाग नहीं दिया जाता, केवल वरिष्ठ मंत्रियों के संसदीय कार्य में सहयोग करता है। 1967 के बाद पद समाप्त हो गया था, ठीक है ये। एग्जाम्पल 1985 में राजीव गांधी द्वारा सरकार ने अस्थायी नियुक्तियां की थी। अब मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में क्या डिफरेंस है उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं मंत्री परिषद परिभाषा। ये प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्रियों के मंत्री, कैबिनेट मंत्री भी इसी में आते हैं, राज्य और उप मंत्री भी इसी में आते हैं। कैबिनेट मंत्रिमंडल में कौन आता है? ये केवल कैबिनेट मिनिस्टरों का छोटा शक्तिशाली निकाय है। आकार, सदस्य संख्या, बड़ा निकाय 60 से 70 मंत्री, लघु निकाय लगभग 15 से 20 मंत्री आते हैं। सदस्यता, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री होते हैं इसमें, इसमें केवल कैबिनेट मंत्री शामिल हैं। संवैधानिक स्थिति क्या होती है? अनुच्छेद 74 और 75 में उल्लेखित है। इसमें क्या अनुच्छेद 352 में 44 में संविधान संशोधन 1978 द्वारा प्रतिपादित किया। मतलब कैबिनेट जो है ना, मूल संविधान में नहीं थी, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा ही आया है। बैठक सामान्यतः सामूहिक बैठक नहीं करता। मंत्रिमंडल क्या करता है? साप्ताहिक बैठक करता है, नीति निर्धारण करता है। कार्य का स्वरूप मंत्रिमंडल के निर्णयों को लागू करना। इनका क्या होता है? मंत्रिमंडल का वास्तविक नीति निर्धारण और निर्णय करना। शक्तियों का प्रयोग, कागजी शक्तियां वास्तविक निर्णय नहीं करता। मंत्रिपरिषद की शक्तियों का वास्तविक प्रयोग करता है। उत्तरदायित्व, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। मंत्रिपरिषद में सामूहिक उत्तरदायित्व लागू करवाता है। विधायी स्थिति, वेतन व भत्ते अधिनियम 1952 में मंत्रिपरिषद सदस्य के रूप में परिभाषित। संविधान में अलग से शक्ति निर्दिष्ट नहीं है, परंतु व्यवहार में सर्वोच्च निर्णय निकाय है। आधार क्या है? ब्रिटेन की त्रिस्तरीय संसदीय व्यवस्था पर आधारित है। ब्रिटिश कैबिनेट पर आधारित, पर भारतीय संविधान में स्पष्ट नहीं है। नेक्स्ट है मंत्रिमंडल, सर्वोच्च नीति निर्धारक व कार्यकारिणी अंग, केंद्र सरकार की उच्चतम निर्णय लेने वाली संस्था है। ये मुख्य नीति निर्धारक अंग कौन होता है? आर्थिक, रक्षा, विदेश नीति आदि के निर्णय
प्रधान कार्यकारिणी इकाई क्या होती है? प्रशासनिक क्रियान्वयन का सर्वोच्च प्राधिकरण। ठीक है। मंत्रालय और विभागों के कार्यों का मुख्य समन्वयक। राष्ट्रपति की सहकारी संस्था। परामर्श। आर्टिकल 74 परामर्श राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होगा। मंत्रिमंडल विधायी आपदा प्रबंधन व नियुक्ति संबंधी भूमिका। राष्ट्रीय आपदाओं व आपातकालीन स्थितियों में त्वरित निर्णय एवं प्रबंधन जल्दी निर्णय लेते हैं ये। सभी बड़े विधायी और वित्तीय मामलों का अंतिम निर्णय। संवैधानिक पदों की नियुक्ति। राज्यपाल, चुनाव आयुक्त, सचिवालय प्रशासक, विदेश नीति निर्माण और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संचालन। ठीक है, इसके बारे में ये बता रहा है। आंतरिक कैबिनेट किचन स्वरूप कारण व उदाहरण। कैबिनेट का अनौपचारिक छोटा समूह बोलते हैं इसको। क्या है ये? अनौपचारिक है, औपचारिक नहीं, ये अनौपचारिक है। 2 से 4 विश्वासी सहयोगी परिवार के सदस्य। मतलब ये किचन कैबिनेट जो होती है ना, ये एक छोटा अनौपचारिक समूह होता है। 2 से 4 विश्वासी सहयोगी परिवार के सदस्य होते हैं। प्रधानमंत्री हर प्रमुख निर्णय पर इन्हीं सहयोगियों से व्यक्तिगत सलाह करता है। इससे सलाह कर रहा है, इन्हीं से सलाह करता है। ठीक है। कारण क्या है? कैबिनेट के विशाल आकार की तुलना में निर्णय लेना तेज। संवेदनशील मुद्दों पर गोपनीयता में सलाह मशविरा। सरकार के कार्यों को जल्दी निपटाने में सुविधा। इसका कारण क्या है? क्यों बनाया गया? इसके लिए जो भी आपने पढ़ा। उदाहरण, इंदिरा गांधी की किचन कैबिनेट। पीएन हक्कर, डीपी धर परिवार के सदस्य। अटल बिहारी वाजपेयी में कौन था? प्रमोद महाजन, ब्रजेश मिश्रा उनके इनर सर्कल में थे। ठीक है। आंतरिक कैबिनेट प्रभाव, दोष व अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण प्रभाव। सरकार के निर्णयों पर मजबूत नियंत्रण होता है इनका। प्रधानमंत्री की रियल डिसीजन मेकिंग टीम होती है। रियल डिसीजन मेकिंग टीम होती है, सॉरी गलत बोल गया मैं। कैबिनेट की औपचारिक बैठक में पहले से तय निर्णयों की मंजूरी। दोष क्या होते हैं? कैबिनेट के अन्य मंत्रियों की भूमिका कमजोर। यदि ये निर्णय करेंगे तो कैबिनेट के मंत्री तो रह जाएंगे ना। बाहरी व्यक्तियों का सरकारी निर्णयों में प्रभाव। कानूनी प्रतिक्रिया में जटिलता का अभाव। ठीक है, फेल हो जाएंगे। मंत्रिपरिषद से में संबंधित जो हमें अपना पड़ा उनके जो है आर्टिकल देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 74 मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को सलाह को सहयोग एवं परामर्श देना। 42वां संविधान संशोधन 1976 में बाध्यकारी परामर्श की व्याख्या। ठीक है। मतलब पहले क्या था? बाध्यकारी कर दिया था कि जो भी मंत्रिपरिषद कुछ भी भेजेगा राष्ट्रपति को मानना पड़ेगा। और आर्टिकल 74 जब आया तो बोला कि वो परामर्श कर सकता है। आर्टिकल 75 मंत्रियों की नियुक्ति, पदावधि, सामूहिक व व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, वेतन भत्ते आदि। 44वां संविधान संशोधन 1978 में राष्ट्रपति को पुनर्विचार का अधिकार है। आर्टिकल 77 भारत सरकार की कार्यवाहियों का संचालन राष्ट्रपति के नाम से आदेशों का निष्पादन। आर्टिकल 78 राष्ट्रपति की सूचनाएं देने, उनसे निर्देश प्राप्त करने का प्रधानमंत्री का दायित्व। आर्टिकल 88 मंत्रियों का संसद के दोनों सदनों में भाषण व कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार। मतदान का अधिकार नहीं यदि वह उस सदन का सदस्य नहीं है। अभी मैंने पीछे लक्ष्मीकांत की बुक के सारे हैं ये, जितना भी आप देखोगे तो वहां से आपको मिल जाएगा ये। बस उसको सिंपलेस्ट वे किया हुआ है। महत्वपूर्ण टिप्पणियां क्या है? 42वां संविधान संशोधन राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के परामर्श का पालन अनिवार्य रूप से करने की बाध्यता। 44वां संविधान संशोधन में क्या बोला गया? राष्ट्रपति को किसी परामर्श को पुनर्विचार हेतु मंत्रिपरिषद के पास भेजने का अधिकार। 42 थोड़ा स्ट्रिक्ट था परंतु इसमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी है। मंत्रियों के वेतन व भत्ते का अधिनियम 1952 वेतन व भत्तों से संबंधित प्रावधानों हेतु अधिनियमित। प्रधानमंत्री के त्याग पत्र का प्रभाव। प्रधानमंत्री के त्याग पत्र का अर्थ संपूर्ण मंत्रिपरिषद का त्याग पत्र होगा, व्यक्तिगत त्याग पत्र आवश्यक नहीं। 1952 का प्रयोग। राज्य मंत्रियों की कैबिनेट स्तर के मंत्री का पद दिया गया परंतु 1957 में यह पद समाप्त कर दिया गया।
भारत में मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व संसदीय व्यवस्था की आत्मा है। अब हम मेंस के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। भारत में मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व संसदीय व्यवस्था की आत्मा है, स्पष्ट कीजिए। अब जो हमने अच्छे से पढ़ा है ना, तो हम इसका अच्छे से आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए पीछे की स्लाइड अच्छे से पढ़नी, तभी आप आंसर लिख सकते हो। तो हम भूमिका में इसमें क्या लिखेंगे? भारतीय संसदीय लोकतंत्र में मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व शासन की जवाबदेही का मूलभूत आधार है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। संविधान के अनुच्छेद 75(3) में स्पष्ट उल्लेखित है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। तो ये हमने इसकी भूमिका लिखी है। आपको यही नहीं है कि यही लाइनें लिखनी है, आप कुछ भी लाइनें लिख सकते हैं, परंतु आपको इसका थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए लिखने का। भूमिका आपकी ज्यादा नहीं होनी चाहिए थी। एक दो तीन लाइनों में खत्म कर दो, उसमें क्रिस्टल एंड क्लियर लिखो, और उसमें आर्टिकल मेंशन भी कर सकते हो। सिद्धांत का अर्थ क्या है? मंत्रिपरिषद एक दल के रूप में कार्य करती है और उसके सभी निर्णयों के लिए समस्त मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद एक दल की तरह कार्य करती है ना, जो भी वो निर्णय लेगी वो सभी मंत्रियों के लिए क्या होंगे? बाध्यकारी होंगे। ठीक है, यदि लोकसभा में मंत्रिपरिषद विश्वास खो देती है तो सभी मंत्रियों को त्याग पत्र देना पड़ता है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था ये। तो हम मेंस का क्वेश्चन करें, देखो, कैबिनेट के निर्णय मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों पर बाध्यकारी होते हैं। जो भी कैबिनेट ने निर्णय लिए सभी मंत्रियों के लिए बाध्यकारी होते हैं, चाहे वह निर्णय किसी व्यक्तिगत मंत्री की राय से भिन्न क्यों ना हो। कोई मंत्री की अपनी व्यक्तिगत राय होगी, उससे भिन्न भी हो सकते हैं, परंतु उसको मानने ही पड़ेंगे। महत्व क्या होता है? क्या महत्व है इसका? लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना, सरकार में नीतिगत एक रूपता स्थिरता बनाए रखना, मंत्रियों को व्यक्तिगत राय त्याग कर सामूहिक निर्णय के प्रति निष्ठावान बनाता है, विधायिका की सर्वोच्चता को मजबूत बनाता है। ठीक है, उदाहरण क्या हुआ था 1999 में? क्या हुआ था? अटल बिहारी वाजपेयी सरकार अविश्वास प्रस्ताव हारने पर मंत्रिपरिषद ने सामूहिक त्याग पत्र दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल पर मतभेद के चलते व्यक्तिगत इस्तीफा दिया, सामूहिक उत्तरदायित्व की मर्यादा रखते हुए। तो ये जो है एग्जाम्पल आपको मेंशन कर सकते हो, तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। निष्कर्ष पक्का देना है, सामूहिक उत्तरदायित्व केवल एक संवैधानिक सिद्धांत नहीं बल्कि भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है। देखो कितना अच्छा लिखा है, जो उत्तरदायी व जनोन्मुखी शासन की गारंटी देता है। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक 250 वर्ड का था ये। देखो पढ़ो उसको। एक, एक दे रहा। इसके बारे में सोचना है आपको, क्या लिख सकते हैं। भारत में किचन कैबिनेट की भूमिका एवं आलोचनाओं का विश्लेषण कीजिए। परिचय में आप लिखोगे किचन कैबिनेट के बारे में। भी पढ़ा था ना, मंत्रिपरिषद का एक अनौपचारिक और क्या होता है? संकीर्ण समूह होता है। क्या है ये? अनौपचारिक और संकीर्ण समूह, जिसमें प्रधानमंत्री के अत्यंत विश्वास पात्र मंत्री, सलाहकार, मित्र एवं कभी कभी पारिवारिक सदस्य होते हैं। जो प्रधानमंत्री के जो वो हो गए ना, विश्वास पात्र मंत्री होते हैं, सलाहकार, और कभी कभी पारिवारिक सदस्य शामिल होते हैं। ये समूह औपचारिक मंत्रिमंडल से बाहर रहकर निर्णय प्रक्रिया में महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। ये जो लोग हैं ना, मंत्रिमंडल से बाहर होते हुए भी निर्णय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भूमिका है त्वरित और लचीला निर्णय तंत्र। किचन कैबिनेट का लघु आकार निर्णय प्रक्रिया में शीघ्रता लाता है, जिससे आपातकालीन व राजनीतिक जटिलताओं में तेजी से नीतियां बनाई जाती हैं। राजनीतिक संवेदनशीलता पर निजी परामर्श। विवादास्पद मुद्दों पर प्रधानमंत्री अपने विश्वस्त लोगों से गोपनीयता में सलाह करते हैं, जिससे बाहरी दबावों से बचा जा सके। नीतिगत दिशा निर्देशन। औपचारिक कैबिनेट बैठक से पूर्व ये समूह नीतिगत प्रारूप तय कर कैबिनेट की प्रस्तुत करते। प्रधानमंत्री का स्ट्रेटेजिक थिंक टैंक, ये प्रधानमंत्री के लिए गहरे राजनीतिक मौलिक सलाह का केंद्र होता है।
उदाहरण इंदिरा गांधी के समय पीएन अक्सर, गुट अटल बिहारी वाजपेयी के प्रमोद महाजन जो अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, ये सक्रिय रहे थे। भूमिका आपने पढ़ लिया, उसके बाद आपने ये जो पढ़े हैं उसका। ठीक है, आलोचनाएं लिखनी है। लोकतांत्रिक जवाबदेही पर प्रहार, औपचारिक मंत्रिपरिषद की को दरकिनार कर देता है ये, निर्णय लिए जाते हैं। ठीक है, असंवैधानिक हस्तक्षेप, बाहरी व्यक्तियों का सरकारी कार्य में प्रभाव, विधिक दृष्टि से जटिलताएं उत्पन्न होंगी, पारदर्शिता में कमी होगी, निर्णय प्रक्रिया में गोपनीयता होने से पारदर्शिता व जवाबदेही की भावना कमजोर होती है, कैबिनेट प्रणाली का क्षरण होना, मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर आघात करता है। इसकी हमने आलोचनाएं पढ़ ली। निष्कर्ष में आप लिखोगे, किचन किचन कैबिनेट प्रशासनिक तीव्रता व रणनीतिक सलाह में सहायक है, परंतु यदि इसकी भूमिका अत्यधिक बढ़ती है तो लोकतंत्र की जवाबदेही व पारदर्शिता को कमजोर करेगी, क्योंकि ये जो सिलेक्टेड बंदे नहीं है, मंत्रिपरिषद में नहीं है, वो डिसीजन ले रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है ना फिर। अतः इसकी भूमिका को संतुलित ढंग से नियंत्रित करना आवश्यक है। निष्कर्ष में आपको उसकी अच्छाई भी बतानी है, थोड़ी सी बुराई भी करनी है। भारत में मंत्रियों की संवैधानिक और विधिक उत्तरदायित्व की सीमाओं की विवेचना कीजिए, ये आप मुझे बताओगे। सोचो। भारत में मंत्रियों की संवैधानिक उत्तरदायित्व स्पष्ट उल्लेख संविधान में है, परंतु विधिक उत्तरदायित्व की व्याख्या ब्रिटेन जैसी नहीं है। मतलब जो विधिक उत्तरदायित्व भी पढ़ा था हमने, नहीं है इंडिया में। भारतीय संसदीय प्रणाली में उत्तरदायित्व का आधार सामूहिक उत्तरदायित्व है, व्यक्तिगत विधिक उत्तरदायित्व सीमित है। संवैधानिक उत्तरदायित्व में क्या बोला गया, सामूहिक उत्तरदायित्व, आर्टिकल 75 का 3 ये आपको याद करने पड़ेंगे। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, व्यक्तिगत उत्तरदायी के 75 का 2 में। मंत्रियों को राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है। देखो वही यूज कर रहा है लाइनें सारी की सारी पीछे वाली। संसदीय जवाबदेही, मंत्री संसद में अपने मंत्रालय की नीतियों कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं। राजनीतिक उत्तरदायित्व, अविश्वास प्रस्ताव, प्रशासन काल, शून्यकाल जैसी संसदीय उपकरणों के माध्यम से स्थापित होता है। विधिक उत्तरदायित्व की सीमाएं, कोई स्पष्ट विधिक दायित्व नहीं। ब्रिटेन के किंग कैन डू नो रॉन्ग सिद्धांत की भांति भारत में राष्ट्रपति पर मुकदमा नहीं चल सकता और मंत्रियों पर भी उनकी सलाह के लिए कानूनी कार्रवाई का प्रावधान नहीं है। राष्ट्रपति के आदेशों की न्यायिक समीक्षा समिति, मंत्रिपरिषद की सलाह न्यायिक समीक्षा के क्षेत्र से बाहर है। 42वां संविधान संशोधन 1976, केवल राजनीतिक कार्रवाई द्वारा उत्तरदायित्व, विधायिका के माध्यम से ही उत्तरदायित्व सुनिश्चित किया जाता है, परंतु विधिक कार्रवाई हेतु कोई विशेष तंत्र नहीं है। व्यक्तिगत विधिक दायित्व का अभाव, मंत्री अपने विभागीय कार्य हेतु व्यक्तिगत रूप से विधिक उत्तरदायित्व वहन नहीं करता जब तक कि उसका कार्य आपराधिक स्वरूप का ना हो। निष्कर्ष में क्या बोला गया, भारत में मंत्रियों का उत्तरदायित्व व्यवस्था का आधार संवैधानिक और राजनीतिक उत्तरदायित्व है। ठीक है, कौन सा है, संवैधानिक और राजनीतिक। विधिक उत्तरदायित्व की स्पष्ट व्यवस्था के अभाव में मंत्रियों की जवाबदेही संसद के माध्यम से सुनिश्चित की गई है, मतलब वो संसद के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हालांकि पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को मजबूत करने के लिए विधिक उत्तरदायित्व की धारणा पर पुनर्विचार आवश्यक है। अब हम वन लाइनर क्वेश्चन करते हैं। तो आप देख सकते हो कि इतने क्वेश्चन करने के बाद हम ना एक अच्छा इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है, 75(3) में मंत्रिपरिषद के लिए किस उत्तरदायित्व का उल्लेख किया गया है, अभी पढ़ा हमने। लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। मंत्रिपरिषद के आकार का निर्धारण कौन करता है, प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल की वैधानिक स्थिति संविधान के किस संशोधन में जोड़ी गई, 44 में संविधान संशोधन 1978। क्या प्रधानमंत्री बिना संसद सदस्य से नियुक्त हो सकता है, हाँ, कितने के लिए, 6 माह के लिए। मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति को बाध्यकारी बनाने वाला संविधान संशोधन कौन सा था,
42वां संविधान संशोधन। इनर कैबिनेट शब्दावली किस प्रकार की संस्था को इंगित करती है? अनौपचारिक। ठीक है, औपचारिक नहीं था, ये अनौपचारिक था। प्रधानमंत्री की सलाह के बिना राष्ट्रपति किस परिस्थिति में कार्य कर सकता है? विश्वास मत खो चुकी मंत्रिपरिषद की सलाह पर विवेक से। मंत्री के लिए संसद सदस्य बनना कितने समय के भीतर आवश्यक है? 6 महीने के भीतर। क्या राज्यसभा का सदस्य वित्त मंत्री बन सकता है? हाँ। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर मंत्रिपरिषद को क्या दायित्व बनता है? सामूहिक त्याग पत्र। भारत में मंत्रिपरिषद के मंत्रिमंडल के वास्तविक शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? मंत्रिमंडल। गोपनीयता की शब्द किस अनुच्छेद में वर्णित है? संविधान में स्पष्ट नहीं लिखा है, पर शब्द का प्रारूप तीसरी अनुसूची में है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की किस सलाह को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है? किसी भी सलाह को केवल एक बार। सामूहिक उत्तरदायित्व की अवधारणा भारत ने किस देश से ली? ब्रिटेन से। राष्ट्रपति के आदेशों पर मंत्री के प्रति हस्ताक्षर का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 77 का वन। किचन कैबिनेट को संवैधानिक आधार भारत में क्या है? कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। मंत्रियों का वेतन भत्ता किस अधिनियम में वर्णित है? मंत्री वेतन एवं भत्ता अधिनियम 1952। क्या भारत में मंत्रिपरिषद की सलाह को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? नहीं। मंत्रिपरिषद के निर्णयों को सभी मंत्रियों द्वारा सार्वजनिक रूप से समर्थन क्यों आवश्यक होता है? सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के कारण। क्या राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के किसी एक मंत्री को असहमति के कारण बर्खास्त कर सकता है? मंत्रिपरिषद मंत्री प्रधानमंत्री की सलाह पर ही करेगा वो ऐसा। मंत्रिपरिषद के पुनर्विचार के लिए भेजी गई सलाह पर राष्ट्रपति असहमति जताकर क्यों क्या कर सकता है? पुनर्विचार के बाद सलाह माननी अनिवार्य होती है। किसी मंत्री के व्यक्तिगत आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी है? राष्ट्रपति के प्रति। प्रधानमंत्री की सिफारिश। क्या मंत्री बिना कैबिनेट बैठक में भी नीति निर्माण कर सकता है? नहीं। कैबिनेट निर्णय बाध्यकारी होते हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व सिद्धांत का उल्लंघन करने पर मंत्री क्या होता है? त्याग पत्र। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर मंत्री नियुक्त राष्ट्रपति के किस अनुच्छेद के तहत होती है? मंत्री की जो नियुक्ति होती है 75 का वन है। जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये सारा टॉपिक तो कर लिया है हमने। सामूहिक उत्तरदायित्व सिद्धांत का उद्देश्य क्या है? मंत्रिपरिषद की कार्यविधि में एकता, सामूहिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना। अनुच्छेद 88 मंत्रियों का क्या अधिकार देता है? संसद के दोनों सदनों में बोलने व कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार। क्या राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा का विघटन करने से इंकार कर सकता है? विश्वास मत हारने की स्थिति में विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग कर सकता है। मंत्रियों की नियुक्ति में राष्ट्रपति की भूमिका क्या है? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर नियुक्ति होती है। आर्टिकल 75। मंत्रियों की संख्या पर संविधान में कोई सीमा है क्या? हाँ है। 91वां संविधान नहीं है, सॉरी, परंतु 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत 15% कर दी लोकसभा की संख्या का। ठीक है। कौन सा अनुच्छेद मंत्रियों की शब्द का उल्लेख करता है? तीसरी अनुसूची में। क्या भारत में मंत्री राष्ट्रपति के प्रति विधिक उत्तरदायी होता है? नहीं, भारत में मंत्री के लिए विधिक उत्तरदायित्व का प्रावधान नहीं। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल किसका आकार बड़ा होता है? मंत्रिपरिषद का। मंत्रिपरिषद की जिम्मेदारी लोकसभा के प्रति या संसद के प्रति? लोकसभा के प्रति क्या होती है? सामूहिक उत्तरदायित्व। क्या राज्यसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकती है? नहीं, केवल लोकसभा में ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। क्या सभी राज्य मंत्री कैबिनेट की बैठक में भाग लेते हैं? नहीं, केवल कैबिनेट मंत्री। नियमित संख्या होती है। राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की पुनर्विचार हेतु भेजी गई सलाह यदि अपरिवर्तित लौटे तो क्या राष्ट्रपति बाध्य? हाँ, क्योंकि वो दिया हुआ है ना उसमें, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके डाला हुआ है। भारत में किचन कैबिनेट की संवैधानिक वैधता क्या है? संवैधानिक वैधता नहीं है, ये एक परंपरा आधारित इकाई है। मंत्रिपरिषद का नेतृत्व कौन करता है? प्रधानमंत्री। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व सिद्धांत की किस अनुच्छेद में है? 75 का 2। मंत्रियों की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री किसे सिफारिश करता है? राष्ट्रपति को। मंत्रिपरिषद की सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत कहाँ से प्रेरित है? ब्रिटिश संसद प्रणाली से। क्या उपमंत्री कैबिनेट बैठक में भाग लेता है? नहीं, नहीं लेता। ठीक है, याद रखना। किचन ने कैबिनेट में कौन से शामिल होते हैं? प्रधानमंत्री के विश्वासी विश्वासी मंत्री, मित्र व परिजन। मंत्रियों के वेतन व भत्ते निर्धारण की शक्ति किसके पास है? संसद के पास। मंत्रिपरिषद की बैठकें नियमित रूप से क्यों नहीं होती?
इनका कोई सामूहिक कार्य नहीं होता, कार्यकारी भूमिका मंत्रिमंडल निभाता है। क्या कैबिनेट मंत्रिपरिषद का ही भाग है? हाँ। क्या राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के विपरीत कार्य कर सकता है? नहीं, उसे माननी पड़ेगी। मंत्रिपरिषद का गठन किन 3 श्रेणियों में होता है? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री। भारत में मंत्रिपरिषद की संवैधानिक स्थिति किस अनुच्छेद पर दी गई है? अनुच्छेद 74, 75। इतना तो मैंने भाई कभी नहीं पढ़ाया जितना आज किया है। तो अब आपको समझ आ गया होगा, ये सारा टॉपिक कवर कर लो, ठीक है? आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और इससे आपको एमसीक्यू जो प्री के भी क्वेश्चन मिल गए हैं, मेंस के भी मिल गए हैं और आपको सब्जेक्टिव सारा मिल गया, तो आप अच्छे से स्टडी कर सकते हो। और ये जितने भी है तो लक्ष्मीकांत से लिया गया है सारा मटेरियल, उसकी स्लाइड बनाई गई है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना।